सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपनी टॉप 1000 MCQ सीरीज जो है वो फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए स्टार्ट की हुई है, राइट। आज का जो लेक्चर है वो हमारा पार्ट 3 रहने वाला है, ठीक है। इससे पहले हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने 30 क्वेश्चन जो हैं वो कवर किए हैं, राइट। आज का जो लेक्चर है गाइस बेसिकली हमारे दो सब्जेक्ट्स पे रहने वाला है। पहला जो है इंडियन पॉलिटी एंड सेकंड वन इज इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। और इसमें भी हम अपने जो है वो 30 क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे, ओके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू द जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू के बारे में हमने चीज़ें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट बोलता है द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। पहली स्टेटमेंट बोलता है कि जो प्रोविजन है जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है, वो अडॉप्ट किया गया है किससे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट बोलता है द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया में जो जुडिशियल रिव्यू पावर का स्कोप है वो क्या है? वाइडर है किससे? यूएस सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। चलिए तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं कि अगर कोई ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है या फिर उसे इफेक्ट करता है तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा, ठीक है। सो आप बताइए कि इसमें से जो कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। 1 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 2 ओनली या 1, 2 एंड 3 ओनली, ठीक है। तो गैस देखिए इसका जो सही आंसर है वो है 1 एंड 3 ओनली, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है, प्रोविजन है, वो अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर कोई ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट करे तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा, ठीक है। देखिए सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोलता है, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, ठीक है। जो जुडिशियल रिव्यू पावर का स्कोप है इंडिया में वो वाइडर है किससे? यूएस के सुप्रीम कोर्ट से नहीं, वो क्या है? नैरो है, ठीक है। देखिए नैरो क्यों है? अब देखिए जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो प्रोवाइड करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या प्रोवाइड करता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। जिसका हिंदी में सिंपल सा मतलब है कि कानून की उचित प्रक्रिया, ठीक है। और जो इंडिया का है वो क्या प्रोवाइड करता है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, राइट। जिसका हिंदी में सिंपल सा मतलब है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। सो इस इन रीजंस की वजह से जो इंडिया का जो जुडिशियल रिव्यू पावर का जो स्कोप है वो क्या है? नैरो है, ठीक है। अब देखिए जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये है क्या, इसको मैं इलेबोरेट करके समझाऊंगा जब हम अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लासेस जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सो ऑप्शन क्या है? 1 एंड 3, राइट। चलिए अब अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए इन चंपाकम दुराई राजन केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट फंडामेंटल राइट इज सैक्रोसैंक्ट इन नेचर एंड देयरफॉर कैन नॉट बी अमेंडेड एट ऑल, ठीक है। देखिए सैक्रोसैंक्ट का क्या मतलब होता है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए कोई ऐसी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। तो इन सिंपल मतलब में अगर हम समझें तो इन चंपाकम दुराई राजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट इन नेचर है, ठीक है। एंड देयरफॉर कैन नॉट बी अमेंडेड एट ऑल, उन्हें अमेंड नहीं किया जा सकता। और सेकंड स्टेटमेंट बोलती है इन द मिनर्वा मिल केस द कोर्ट टॉक्ड अबाउट द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। सो मिनर्वा मिल्स केस जो है वो किसके बारे में बोलता है? बैलेंस बिटवीन किस किस चीज के बीच? बैलेंस फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच। सो आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। देखिए वेरियस केसेस हैं, वेरियस लैंडमार्क केसेस हैं, हम इनको भी जो है वो इंडियन पॉलिटी की क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे केसेस हैं लैंडमार्क से रिलेटेड, तो हम उन सभी केसेस को जो है वो पढ़ेंगे। जैसे मैं बात करूँ केशवानंदा भारती केस है, ठीक है, गोलकनाथ केस है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं।
सो इन्हें हम जो है कवर करेंगे। सो अभी आप बताइए कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो है बी, 2 ओनली। ठीक है, क्यों? देखिए मिनर्वा बिल केस में सही है कि बात की गई थी बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ठीक है, बट इन चंपाकम दुराईराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उन्हें क्या किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा उन्हें अमेंड किया जा सकता है। सो ये कैन नॉट वाली स्टेटमेंट जो वर्ड है ये यहाँ पे नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट सही होगी। अदरवाइज कैन नॉट यूज है तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है, इस केस में बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा उन्हें पार्लियामेंट जो है वो क्या अमेंड कर सकती है। सो पहली स्टेटमेंट गलत, दूसरी स्टेटमेंट सही, तो आंसर बन गया हमारा बी, 2 ओनली। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जेंडर पैरिटी इंडेक्स जीपीआई इज रिलीज्ड बाय, ठीक है, देखिए फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखिएगा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी आते हैं। ठीक है, तो देखिए जेंडर पैरिटी इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? पहला यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप यूनेस्को भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है यूएनडीपी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तीसरा है डब्ल्यूईएफ, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड थर्ड लास्ट वन इज यूरोपियन इंस्टीट्यूट फॉर जेंडर इक्वालिटी। सो आपने बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द आर्कटिक काउंसिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब आपने बताना आर्कटिक काउंसिल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, बोलता है आर्कटिक काउंसिल जो है उसमें कंसिस्ट ऑफ सर्कम पोलर कंट्रीज। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज जो है इसमें इंक्लूड है? बोल रहा है चाइना है, रशिया है, यूएस है, कनाडा है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है, आइसलैंड है एंड यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बोलता है जो आर्कटिक काउंसिल है इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी सेट अप इन द 1966 बाय द किरूना डिक्लेरेशन। ठीक है, और तीसरी स्टेटमेंट बोलता है कि इंडिया जो है उसको फिर से रीइलेक्ट किया गया है एज एन ऑब्जर्वर टू द आर्कटिक काउंसिल। सो आपने बताना है कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शंस आपके ये रहे 1 and 2, 1, 2 and 3, 1 ओनली या 3 ओनली। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है 3 ओनली। ठीक है, देखिए बेसिकली आर्कटिक काउंसिल में चाइना एंड यूनाइटेड किंगडम ये दोनों इंक्लूड नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, हम इधर देख लेते हैं। द आर्कटिक काउंसिल इज फॉर्म्ड बाय सर्कमपोलर कंट्रीज ऑफ रशिया, यूएस, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड एंड फिनलैंड। ठीक है, अगर आपको चाइना का भी पता होता तो आप इस क्वेश्चन को वैसे ही क्या कर देते, बाहर कर देते। ठीक है, फिर आपके पास 2 और 3 स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए आर्कटिक काउंसिल इज एन इंटर गवर्नमेंट बॉडी सेट अप इन 1966। ठीक है, मान लेते हैं और बिल्कुल सही बात है। आर्कटिक काउंसिल जो है वो एक हाई लेवल इंटर गवर्नमेंट बॉडी है जो 1966 में बनी थी, लेकिन कौन सी डिक्लेरेशन? ओटावा डिक्लेरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था, कौन सी डिक्लेरेशन थी? सॉरी, किरूना डिक्लेरेशन कहा है यहाँ पे, बट बेसिकली कौन सी थी? ओटावा डिक्लेरेशन। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। क्या बचा हमारे पास? ओनली 3 ओनली। ठीक है, इंडिया को जो है वो रीइलेक्ट एज एन ऑब्जर्वर किया गया है, किसका? आर्कटिक काउंसिल का। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द लोक अदालत, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपने बताना कि लोक अदालत के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहली बोलता है कि लोक अदालत हैव ज्यूरिसडिक्शन टू सेटल द मैटर्स एट द प्री लिटिगेशन स्टेज एंड नोट दोज मैटर्स पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। ठीक है, पहला तो बोलता है कि लोक अदालत तो जो है वो ज्यूरिसडिक्शन कर सकती है टू सेटल द मैटर्स एट प्री लिटिगेशन स्टेज। ठीक है, प्री लिटिगेशन स्टेज पे वो है जो मैटर सेटल कर सकती है, लेकिन उन मैटर को नहीं वो इंक्लूड करती जो कोर्ट में पहले से ही पेंडिंग पड़े हुए हैं। पहली चीज इसमें ये लिखी हुई है। दूसरी स्टेटमेंट बोलता है कि जो लोक अदालत है कैन डील विद मैटर विच आर सिविल। ठीक है, जो सिविल मैटर है वो सिर्फ उन्हीं के साथ डील करती है, नॉट क्रिमिनल मैटर्स। ठीक है, क्रिमिनल मैटर के साथ डील नहीं करती, सिर्फ सिविल मैटर्स के साथ डील करती है। तीसरा बोलता है एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ आइदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स ओनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन। ठीक है, एंड द सेकंड सो द लास्ट इज नन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। सो आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, सो अब देखिए जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। देखिए लोक अदालत जो है वो प्री लिटिगेशन स्टेज पे तो करती है मैटर सेटल,
ठीक है, मैटर्स को सेटल करती है, लेकिन जो पहले से कोर्ट पे पेंडिंग केस पड़े हैं उन्हें भी वो क्या करती है, उन्हें भी जुरिडिक्शन की पावर होती है लोक अदालत के पास। ठीक है, चलिए पहली स्टेटमेंट होगी। दूसरी देखिए, लोक अदालत जो है वो सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर्स को इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, दोनों के साथ जो है वो डील करती है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, गलत होगी। देखिए, एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ आइदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर ओनली, नॉट ओनली। ठीक है, 2 मेंबर्स और भी इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, 2 मेंबर्स जो हैं इसमें और भी इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए वो मेंबर बेसिकली एक लॉयर हो सकता है, ठीक है, या कोई सोशल वर्कर हो सकता है। ठीक है, द लोक अदालत इज प्रिसाइडेड ओवर बाय अ सिटिंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर एज द चेयरमैन विद 2 मेंबर्स, यूजुअली अ लॉयर एंड अ सोशल वर्कर। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट भी क्या हुई हमारी गलत, तो ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज पोजेसेस ओरिजिनल एंड एपिलेट जुरिसडिक्शन इन सिविल मैटर्स ओनली। ठीक है, और दूसरा बोलता है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ट्राइज क्रिमिनल केसेस विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 7 years। ठीक है, देखिए जब मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर ओनली वर्ड यूज़ किया जाए तो वहाँ थोड़ा सतर्क हो जाए। ठीक है, वहाँ थोड़ा सोच समझ के उस चीज़ पे आंसर दें। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ इसका जो सही आंसर है वो है नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, देखिए बेसिकली सिविल और क्रिमिनल जो है वो दोनों पे ही जाती हैं चीज़ें। ठीक है, सिविल मैटर्स भी और क्रिमिनल मैटर्स दोनों पे। ठीक है, और ये 7 years नहीं है। ठीक है, ये है 3 years। ठीक है, कितने साल तक, 3 साल तक। ठीक है, 7 साल तक नहीं, 3 साल तक, और ये सिविल और क्रिमिनल मैटर दोनों को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर्स। ठीक है, और इसमें यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, जो ये है वो कितने साल तक है, 3 years तक, राइट। चलिए ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ अप टू 3 years। ठीक है, चलिए सो दोनों स्टेटमेंट गलत होगी, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिट jurisdiction of Supreme Court is wider than that of the High Court. Okay, judicial review has nowhere been mentioned in the Constitution. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, पहली बोलता है जो रिट की jurisdiction है वो सुप्रीम कोर्ट की वाइडर है, किससे, हाई कोर्ट से। और जो जुडिशियल रिव्यू है वो कहीं भी मेंशन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपने बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है B2 ओनली। देखिए जो सही बात है, जुडिशियल रिव्यू कहीं भी यूज नहीं, मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बात तो बिल्कुल सही है। पर क्या सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो हाई कोर्ट से ज़्यादा है? नहीं। देखिए सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल, देखिए बेसिकली 5 रिट्स जो है वो जारी कर सकता है, पहली बात तो। ठीक है, अब वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, और ये कहाँ तक लिमिट है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक। ठीक है, कहाँ तक लिमिट है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक। लेकिन जो हाई कोर्ट्स की हैं वो फंडामेंटल राइट तो इंक्लूड करता ही करता है। ठीक है, वो फंडामेंटल राइट इंक्लूड करता है, लेकिन अदर और भी केसेस जो हैं उन्हें भी वो इंक्लूड करता है। ठीक है, तो ये देखिए कौन कौन से हैं 5 रिट्स जो सुप्रीम कोर्ट करता है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये पांचों के पांचों जो रिट्स जो हैं वो जारी करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये देखिए द हाई कोर्ट ऑन द अदर हैंड कैन इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 226। अच्छा याद रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट है वो अंडर आर्टिकल 30 जो है रिट इशू करता है, और जो हाई कोर्ट है वो 226। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट करता है अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट जो है वो करता है अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए द हाई कोर्ट ऑन द अदर हैंड कैन इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 226 नॉट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एन ऑर्डिनरी लीगल राइट्स। ठीक है, सो इट मीन जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट की वो वाइडर होगी किससे, सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, सो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत होगी और दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही है। सो आंसर क्या बना, B2 ओनली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ, अब आपने बताना है कि इंडिया इन चारों में से
किसका मेंबर नहीं है? ठीक है, ऑप्शन 1 है आपका बिम्स्टेक, एपेक, एशियान या सासेक। आपने बताना है चारों में से किसका मेंबर इंडिया नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस हैं 2 ओनली, 4 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली। बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, एशियान का मेंबर नहीं है और एपेक का मेंबर जो है इंडिया नहीं है। ठीक है, देखिए इंडिया इज द मेंबर ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दैट इज बीम्स्टेक, इसका मेंबर है इंडिया। साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का भी मेंबर है इंडिया, बट इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दैट इज एशियान, एंड द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दैट इज एपेक। ठीक है, तो इन दोनों का मेंबर इंडिया जो है वो नहीं है। सो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2 एंड 3 ओनली। राइट, चलिए 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ठीक है, ग्राम न्यायालय एक्ट के बारे में आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली, आ गया फिर से वही वर्ड ओनली, सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। ठीक है, द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर्स और कॉन्सिलेटर्स। ठीक है, सो देखिए इसका जो सही आंसर है वो शायद आपने गेस कर लिया होगा, इसका सही आंसर है बी 2 ओनली। ठीक है, नॉट ओनली सिविल केसेस बट ऑल्सो क्रिमिनल केसेस इंक्लूड किए जाते हैं, पहली चीज। और जो एक्ट है वो अलाउ करता है लोकल सोशल एक्टिविस्ट को एज अ मीडिएटर्स और कॉन्सिलिएटर्स। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। विद रेफरेंस टू द क्यूरेटिव पिटीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, वेरियस टाइप की पिटीशन होती है, तो आपने बताना है क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इट सर्व एज द फाइनल एंड लास्ट ऑप्शन फॉर द पार्टीज टू गेट जस्टिस इन द कोर्ट। ठीक है, ये सर्व करता है क्या? एज अ फाइनल एंड लास्ट ऑप्शन फॉर द पार्टी टू गेट जस्टिस इन द कोर्ट। ठीक है, मतलब फाइनल स्टेप है, ये फाइनल ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, वेरियस पिटीशन मैंने बोला आप डाल सकते हो, तो ये फाइनल पिटीशन होती है। इट इज जनरली हर्ड इन द चैम्बर ऑफ जजेस इन द एब्सेंस ऑफ लेयर्स। ठीक है, चैम्बर ऑफ जजेस के सामने जो है ये सुनी जाती है, बट इन द एब्सेंस ऑफ लॉयर्स, एंड इट कैन बी फाइल्ड इन बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में ये फाइल की जा सकती है। तो आपने बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, सी 3 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2 and 3 ओनली। ठीक है, सो द राइट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए इट्स सर्व एज द फाइनल एंड लास्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है। फाइनल और लास्ट ऑप्शन होता है पार्टीज के पास, किस लिए? कि वो कोर्ट में जस्टिस पा सकें। दूसरी चीज ये इट इज जनरली हर्ड इन द चैम्बर ऑफ जजेस, सही बात है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ लॉयर्स। ठीक है, लॉयर्स वहां पे नहीं मौजूद होते। एंड इट कैन बी फाइल्ड इन द बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, नो। ठीक है, इट कैन ओनली बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नॉट इन द हाई कोर्ट। राइट, चलिए सो ऑप्शन ए जो है 1 and 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन है आपके लिए। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो आपने बताना है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन रिलीज करता है इन चारों में से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, याद रखिएगा इंडिया का जो 2020 रैंक है वो है कितना है? 86 है, किसमें? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। ठीक है, और कौन इसे रिलीज करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इसे रिलीज करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। बोलता है कि ऐसी स्टेट को, मतलब इंडिया की ऐसी स्टेट कौन सी वो स्टेट है, ठीक है, जो रिवर फैनी को क्या करती है? एक बाउंड्री सेट करती है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, ऐसी कौन सी स्टेट है जहां रिवर फैनी जो है बाउंड्री लिमिट सेट करती है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? तो आपने बताना है वो असम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है या मिजोरम है। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? ठीक है, वैसे आपको यहाँ पे देख लिया होगा आपने कि राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, सो जो राइट आंसर है वो इसका कौन सा है? सी, त्रिपुरा। ठीक है, याद रखिएगा अभी। राइट, ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, द रशियन फार ईस्ट स्ट्रेच करता है फ्रॉम द साइबेरियन सी टू द
आर्कटिक ओशियन, ठीक है, जो रशियन फार ईस्ट है वो स्ट्रेच करता है किसको, साइबेरियन सी को, किससे, आर्कटिक ओशियन से। दूसरा, इंडिया और रशिया जो है वो दोनों के दोनों SCO, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। और द कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इज बीइंग बिल्ट इन इंडिया विद रशियन कोऑपरेशन, ठीक है, वो इंडिया में बिल्ड किया जा रहा है विद किससे, रशियन कोऑपरेशन से। तो आपने बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C 2 और 3, ठीक है। सही बात है कि इंडिया रशिया दोनों जो है वो SCO के मेंबर्स हैं, और जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये बिल्ड किया जा रहा है इंडिया में विद रशियन कोऑपरेशन के साथ, ठीक है। पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि ये किस किस को स्ट्रेच करती है, देखिएगा, इट स्ट्रेच फ्रॉम लेक बैकाल, द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, टू पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन से इसको जो है स्ट्रेच करती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ऐसे ज्योग्राफिकली जो क्वेश्चंस हैं वो भी बन जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ओके, इफ अ पंचायत डिसॉल्व, इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन, अगर मान लीजिए कि पंचायत डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, सो इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन, कितने मंथ्स के अंदर जो है इलेक्शन द्वारा से करवाए जाएंगे, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या 1 ईयर, बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है वो है 6 मंथ, ठीक है। अगर पंचायत डिसॉल्व हो गई तो 6 मंथ के अंदर जो है क्या इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोल रहा है कि जो एडवोकेट जनरल है स्टेट का, ठीक है, वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, राइट। सेकंड बोलता है एज प्रोवाइडेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड, हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल एपिलिएट एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन एट द स्टेट लेवल, ठीक है। ये सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट है, यहाँ पे गलती से थर्ड हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी के साथ है ये कि जो सिविल प्रोसीजर एज पर प्रोवाइडेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड, जो हाई कोर्ट के पास जो ओरिजिनल एपिलिएट एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन तीनों हैं स्टेट लेवल पे। तो आपने बताना विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। चलिए, जो इसका आंसर है वो है B 2 ओनली, ठीक है। याद रखिएगा कि जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है, ठीक है, उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते, उसे कौन अपॉइंट करते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी, ठीक है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है कि हाँ, और जो हाई कोर्ट्स हैं उनके पास तीनों की तीनों ज्यूरिसडिक्शन पावर्स होती हैं, ठीक है। सो ऑप्शन B इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ठीक है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। चलिए पहला स्टेटमेंट है इट हेल्प्स टू मेंटेन रीजनल कनेक्टिविटी अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, एक रीजनल कनेक्टिविटी मेंटेन करने में हेल्प करती है अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स एज वेल एज पैसेंजर्स, ठीक है, ये गुड्स वगैरह मूव करने के लिए या पैसेंजर मूव करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। एंड इंडिया डज नॉट हैव एनी IPC विद पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। सो आपने बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन B 1 और 2 ओनली। अब देखिए ऐसा क्यों है, देखिए पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इट हेल्प्स टू मेंटेन रीजनल कनेक्टिविटी, बिल्कुल ये करता है। दूसरी भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ गुड्स एज वेल एज पैसेंजर्स दोनों की दोनों होती हैं। इंडिया का जो IPC है वो पाकिस्तान के साथ है, राइट, इंडिया हैव IPC विद पाकिस्तान, और कहाँ है ये, आपने अटारी बॉर्डर का नाम सुना होगा, अटारी बॉर्डर का नाम सुना होगा, जो कहाँ पे है, अमृतसर में, ठीक है, आपने देखा होगा जो अमृतसर में अटारी बॉर्डर है वहाँ पे जो ये IPC है, ठीक है, पर चाइना के साथ नहीं है, ठीक है। किस किसके साथ नहीं है, एक चाइना के साथ एंड भूटान के साथ, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि पाकिस्तान के साथ है, राइट। चलिए अगला 17th क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विद रेफरेंस टू द स्टार लेबलिंग प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। It has been formulated by the Bureau of Energy Efficiency under the Energy Conservation Act 2001 या 2001, ठीक है। It provides the consumer an informed choice about the energy saving and thereby the cost saving potential of the relevant market product, ठीक है। तो पहला क्या बोलता है, कौन इसे फॉर्मुलेट करता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001,
वन, ठीक है। और ये कंज्यूमर को एक चॉइस, इन्फॉर्म चॉइस प्रोवाइड कराता है अबाउट एनर्जी सेविंग एंड देयर बाय द कॉस्ट सेविंग पोटेंशियल ऑफ द रेलिवेंट मार्केटेड प्रोडक्ट। सो आपने बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट जो राइट स्टेटमेंट है वो है सी, बोथ 1 and 2, ठीक है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, राइट। चलिए 18th क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। विद रेफरेंस टू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये आपने सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में भी था, सो आपने चीज़ सुनी होगी। आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट कैन बी परचेस्ड बाय एनी इंडियन सिटीजन और अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ठीक है। इसे कोई भी परचेज कर सकता है, एनी इंडियन सिटीजन और अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। दीज बोर्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग डोनेशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। दीज बोर्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग डोनेशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। और थर्ड स्टेटमेंट है डोनर्स नेम इज मेंशन्ड ऑन द बॉन्ड, ठीक है। सो आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है। सो द जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है इसकी C1 ओनली, ठीक है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसे कोई भी परचेज कर सकता है, एनी इंडियन सिटीजन और अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ठीक है। देखिए दीज बॉन्ड्स कैन बी यूज फॉर मेकिंग डोनेशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, नो, ठीक है। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये क्या कहते हैं उसे नहीं होता, ठीक है। दीज बॉन्ड्स कैन बी यूज फॉर मेकिंग डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, ठीक है। जो इसके अंडर रजिस्टर्ड है उसके लिए ये आप कर सकते हैं। और जो थर्ड चीज़ है, ठीक है, जो थर्ड चीज़ है क्या, डोनर्स नेम, क्वेश्चन में था कि जो डोनर नेम है वो मेंशन किया जाता है बॉन्ड पे, लेकिन नहीं, डोनर जो डोनर है उसका नेम जो है वो मेंशन नहीं किया जाता बॉन्ड पे, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी, सो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, राइट। चलिए अब आपने बताना है कि ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो डू नॉट शेयर देयर बॉर्डर द मेडिटेरियन सी। कंट्रीज डू नॉट बॉर्डर द मेडिटेरियन सी, ठीक है। जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इजिप्ट। आपने बताना चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो जो नहीं करता, कौन सी कंट्री जो नहीं करती। 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 2 and 4 ओनली, 2, 3 and 4 ओनली, ठीक है। सो इसका जो सही आंसर है वो है 1 ओनली, ठीक है। जॉर्डन जो है वो शेयर नहीं करता, क्यों, देखिए जॉर्डन जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। जबकि बाकी सारी हैं जो वो क्या है, ओपन टू मेडिटेरियन सी हैं, ठीक है। सो हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नोट पूछा गया था तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ जज इन द हाई कोर्ट। अगर आपने हाई कोर्ट का जज बनना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इट इज़ मैंडेटरी टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये मैंडेटरी है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। इट शुड बी रिस्पेक्टेड ज्यूरिस्ट इन द आइज ऑफ पार्लियामेंट, अच्छा ऐसा आपने अगर पढ़ा हो आपको पता होगा। एंड ही शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 years। सो ऑप्शन ए 2 and 3, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 3 ओनली, ऑप्शन डी 1 and 3 ओनली, ठीक है। सो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 2 ओनली, ठीक है। पूछा क्या है देखिए, याद रखिएगा, नोट करेक्ट पूछा है, ठीक है। सो पहली और थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड जो है वो नोट करेक्ट है। देखिए सही बात है, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। और आपने जो है, ठीक है, ही शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 years, ठीक है। 10 साल तक आपने जो है वो होल्ड किया होना चाहिए। देखिए ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है, आप पढ़ेंगे अगर फीचर्स पढ़ेंगे तो ऐसी कोई क्वालिफिकेशन में चीज़ नहीं है कि ही शुड बी रिस्पेक्टेड ज्यूरिस्ट इन द आइज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। सो ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर, ऑप्शन बी 2 ओनली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। द गवर्नमेंट इनेक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, जिसे पैसा एक्ट कहा जाता है, इन 1996, ठीक है। गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया था पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्ट। आपने बताना इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। पहला, टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, देखिए बहुत इजी है ये क्वेश्चन, आप आराम से इसे कर सकते हैं। टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन इन ट्राइबल एरियाज, या टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। देखिए सामने देख के पता चल रहा है डेट टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन इन ट्राइबल एरियाज, ठीक है। ये कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था। हाँ, टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस था, टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स को रिकॉग्नाइज करना था, टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है, बट ये
गलत है। सो पूछा है कौन सा जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, बोथ द कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। बोलता है कि जो दोनों के दोनों कमीशंस हैं, ठीक है, वो कब आए थे एग्जिस्टेंस में, जब 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया था। दोनों के दोनों जो हैं वो सबमिट करते हैं अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको, प्रेसिडेंट को। दोनों के दोनों कमीशंस, ठीक है, जब इन्वेस्ट करते हैं किसी भी मैटर पे, ठीक है, इंक्वायरिंग इनटू एनी कॉम्प्लीमेंट, हैव ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट एंड द मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो आपने बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, 1 and 2 ओनली, 1 to 4, 2, 3 and 4, 1, 2 and 3, 4। देखिए बहुत ईजी स्टेटमेंट्स हैं और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1, 2, 3 and 4 चारों के चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, थोड़ा आप इसके बारे में पढ़िएगा, जो नेशनल कमीशन था क्या क्या चीज़ें इसमें थी, इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। और चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विद रेफरेंस टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, इट इज़ अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक, एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। इसके हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, मनीला में। चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोपोर्शन जो है वो होल्ड करता है ऑफ शेयर्स इन ADB। सो आपने बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, सो देखिए जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 ओनली। ठीक है, पहली बिल्कुल सही बात है, रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, हेडक्वार्टर इसका यहाँ पे है। ठीक है, देखिए चाइना नहीं है, चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोपोर्शन नहीं है, वो किसके पास है, जापान के पास। ठीक है, किसके पास है, जापान जो है वो लार्जेस्ट प्रोपोर्शन जो है वो होल्ड करता है ऑफ शेयर्स इन ADB। ठीक है, फॉलोड बाय USA। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन 24th। विद रेफरेंस टू द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक है, NLSA के बारे में आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, कि फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराना किसको, वीकर सेक्शंस को। ठीक है, सोसाइटी के वीकर सेक्शंस को। इट इश्यूज गाइडलाइंस फॉर द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम एंड स्कीम थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, किसको इशू करता है गाइडलाइंस, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज को। ठीक है, क्या इंप्लीमेंट करने के लिए, लीगल प्रोग्राम और स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए थ्रू आउट द कंट्री। सो आपने बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, सो 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, नाइदर 1 और नॉर 2। सो बताइए, देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। और आपको पढ़ के ये चीज़ पता लगी, अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में तो आपको ये चीज़ पता होगी। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपने बतानी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज आर ट्राइबल एरियाज आर लेजिस्लेटिव इन नेचर। ठीक है, आप मतलब कि जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, ठीक है, रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज, वो लेजिस्लेटिव है इन नेचर। क्या वो लेजिस्लेटिव है या एग्जीक्यूटिव है, थोड़ा सोचिए। और एज द नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट कैन डिस्चार्ज द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल्स। ठीक है, सो देखिए सामने पता चल रहा है कि ये लेजिस्लेटिव इन नेचर है या एग्जीक्यूटिव इन नेचर है। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर है वो है B2 ओनली। ठीक है, करेक्ट पूछा है B2 ओनली, सेकंड बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पहला जो वो हमारा एग्जीक्यूटिव फंक्शन के अंदर आता है पहली चीज़। ठीक है, नॉट लेजिस्लेटिव इन नेचर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है कि 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 जो है वो प्रोवाइड करता है स्पेशल स्टेटस टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, और दूसरा बोलता है दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली इज फिक्स्ड एट द 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। ठीक है, जो स्ट्रेंथ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की दिल्ली में वो फिक्स्ड है 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। सो आपने बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो जो इसकी सही स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो है A1 ओनली। ठीक है, ये देखिए ये 15% नहीं है, ये है कितना 10%।
याद रखिएगा, ठीक है। अगर 15% है तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव, ठीक है। ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव के बारे में बताना है आपने। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक, क्या ये वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है। इट इज बेस्ड ऑन द असेसमेंट दैट द वर्ल्ड इकोनॉमी इज इन डीप ट्रबल। सो बताना विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। तो देखिए 27 का जो सही आंसर है वो है B2 ओनली, ठीक है। ये सही बात है। इट इज बेस्ड ऑन द असेसमेंट दैट द वर्ल्ड इकोनॉमी इज इन डीप ट्रबल। जैसे अब कोविड-19 पेंडेमिक आया था, सो उसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया गया था, ठीक है। लेकिन देखिए वर्ल्ड बैंक ने इनिशिएटिव करता है, कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा की जाती है। सो पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, द सब्जेक्ट ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज डेल्ट विद बाय द फॉलोइंग ऑफ यूनियन मिनिस्ट्रीज, ठीक है। आपने बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज द केस ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो आपने बतानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इनके अंदर आती हैं। अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज डेल्ट विद द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर्स। सो ये तीनों की तीनों ही सही हैं, तीनों की तीनों इसके अंदर आती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोलता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। जो फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ किसकी है, ये यूनाइटेड नेशन की पहली स्टेटमेंट। द कोडेक्स एलिमिनेशरीज कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फूड स्टैंडर्ड्स ऑफ FAO एंड WHO, ठीक है। और द थर्ड स्टेटमेंट इज द ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम इज द इनिशिएटिव ऑफ FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सो आपने बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे, अगर आपने इस चीज़ के बारे में पढ़ा है FAO के बारे में, तो आपको पता होगा कि ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है, ठीक है। 1, 2 एंड 3 तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, ठीक है। विद रेफरेंस टू द सोडियम हाइपोक्लोराइड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोराइड के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। इट इज कॉमनली यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट, इट कैन बी यूज्ड एज डिसइंफेक्ट सर्फेसेस फ्रॉम कोरोना वायरस, इट इज नॉट हार्मफुल टू ह्यूमंस। आपने बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। चलिए देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन A 1 एंड 2 ओनली, ठीक है। सही बात है। इट इज़ कॉमनली यूज एट डिसइंफेक्टेंट, देखिए बेसिकली जो है इट इज़ कॉमनली यूज एट डिसइंफेक्टेंट, अ ब्लीचिंग एजेंट एंड ऑल्सो अ सैनिटाइज स्विमिंग पूल्स, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है वो पहली स्टेटमेंट में बताया है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, इट कैन बी यूज एट डिसइंफेक्ट सर्फेसेज फ्रॉम कोरोना वायरस, ठीक है। बट इट इज़ नॉट हार्मफुल टू ह्यूमंस, इट इज़ हार्मफुल टू ह्यूमंस, ठीक है। हार्मफुल ह्यूमंस के लिए ये हार्मफुल होता है, ठीक है। इफ़ इट गेट्स इनसाइड द बॉडी, अगर ये बॉडी के आपके अंदर चला जाए, सो इट कैन कॉज सीरियस ह्यूमन टू लंग्स, आइज एंड कैन कॉज इचिंग और बर्निंग एंड इज नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज्ड ऑन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सो स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत है। सो सही स्टेटमेंट क्या बन गई, ऑप्शन A 1 एंड 2, राइट। तो गाइज यही था हमारे आज के 30 क्वेश्चंस जो इंक्लूड कर रहे थे आपके इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स, राइट। आई होप आपको जो क्वेश्चंस हैं ये आपको बेनिफिट देंगे UPSC प्रीलिम्स 2021 के लिए, ठीक है। मैंने करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किए हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं मैं वो भी चीज़ें इंक्लूड की हैं, और इंडियन पॉलिटी से भी मैंने क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किए हैं इसमें, ठीक है। सो आई होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए तो लाइक करिएगा, नहीं समझ पाए तो डिसलाइक करिएगा, बट कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या चीज़ आपको पसंद या समझ नहीं आई, ठीक है। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।